अभी अपनी सांस रोक लें और देखें कितनी देर तक आप अपनी सांस रोक सकते हैं। चलें, रोके, शाबाश। रोके रोके, रुक गए, नहीं रुके, चलें रुक जाए, अभी रुक गए। अच्छा, अब सांस छोड़ दें। अब आप देखें, आप ज्यादा देर अपनी सांस नहीं रोक सकते क्योंकि सांस लेना आपकी बॉडी की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब फ्रेंड्स इसको हम डिस्कस करते हैं, यानी सांस लेने का अमल। आज हम सीखेंगे कि ये जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो आपके सीने के अंदर एक्चुअली में क्या हो रहा है। बहुत सा आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा, आपको वर्ड टू वर्ड कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो इसमें से जो भी एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हुए, स्पेशली जो है हमारे पास इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ साथ इसको करते चले जाएंगे। तो आज हम सीखेंगे कि ब्रीथिंग क्या है और इसके कितने मराहल हैं और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजिंग आती हैं। तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं तनफ्फुस क्या है, यानी कि तनफ्फुस का अमल हवा को फेफड़ों में लाने और फिर इसे फेफड़ों से बाहर ले जाने की निकालने के लिए की जाने वाली जिस्मानी हरकत को तनफ्फुस कहते हैं। ये तनफ्फुस की डेफिनेशन है, आपने इसको अच्छे से देखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तनफ्फुस दरअसल वो प्रोसेस है जिसमें हम सांस अंदर खींचते हैं और फिर बाहर निकालते हैं, यानी एक मुकम्मल चक्कर है जो हवा को अंदर लेके जाते हैं और फिर वापस जो है वो बाहर भेजता है। तो तनफ्फुस के दो मरहले हैं। दो मरहले कौन से हैं? ये दो मरहले, पहला है इनहेलेशन यानी सांस अंदर लेना और दूसरा है एक्सहेलेशन यानी सांस को बाहर निकालना। अब इन दोनों को बारी बारी डिटेल में हम समझ लेते हैं। इनहेलेशन है सबसे पहले फ्रेंड्स, तो इनहेलेशन को हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस तरह से जो है ना वो आपके एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि इनहेलेशन का मतलब इनहेलेशन को कहा जा सकता है इंस्पायरेशन, और भी ऑप्शन, तो आपने इंस्पायरेशन पे टिक करना है, तो ये आपका एमसीक्यू इस तरह का बन सकता है। और एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी कहते हैं। अच्छा जी, हवा को फेफड़ों में ले जाना इनहेलेशन कहलाता है। अब जो है वो इनहेलेशन जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं और हवा फेफड़ों में दाखिल होती है तो इसी अमल को इनहेलेशन या इंस्पायरेशन कहते हैं। तो ये नजर अवामल पर जो है वो होते हैं। इसके दौरान क्या क्या चेंजिंग आती है उनको देखते हैं। इंटरकोस्टल मसल जो है वो सिकुड़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, इंटरकोस्टल मसल जो है वो मसल हैं जो हमारी जो रिब्स हैं, जो हमारी पसलियां हैं, उनके दरमियान में ये मौजूद होते हैं। और सिकुड़ने का मतलब ये है कि जब ये हमारे मसल छोटे और तंग हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो क्या होता है, इसकी वजह से पसलियां फैल जाती हैं। डोंट वरी, मैं आपको अभी विजुअलाइज करवाऊंगा, मैंने भी डायग्राम बनाई है आपके लिए, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा और पूरी कोशिश करूंगा मैं। तो इस वजह से पसलियां क्या होती हैं, फैल जाती हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, जैसे इंटरकोस्टल मसल है तो ये जैसे ही सिकुड़ेंगे तो उसकी वजह से जब मसल सिकुड़ के ऐसे होते हैं तो आपके जो है उसके अंदर पसलियां वो फैल जाती है, रिब फैल जाती है। इसी दौरान डायफ्राम भी सिकुड़ता है और नीचे हो जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास हवा अंदर आई, जब अंदर आई तो यहाँ से प्रेशर पड़ा और ये जो है यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल, ये जैसे ये देखिएगा ये सिकुड़ते हैं, सिकुड़ने से ये, अब यहाँ पर अगर आप फिंगर्स मेरी को देखेंगे ना तो यहाँ पे जैसे ये सिकुड़ रही है ना आपस में ऐसे ऐसे करके होती है, तो ये उसका जो इंटरनल एरिया है वो बढ़ जाता है। अब जैसे ही इसका जो एरिया है वो बढ़ेगा तो जो डायफ्राम है नीचे उस पर फोर्स लगेगी, तो डायफ्राम जो है ना, डायफ्राम ऐसे उसकी शेप है इस तरह की, वो डायफ्राम जो है ना वो नीचे की तरफ चला जाएगा तो फिर स्पेस अंदर जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसके बाद हम देख लेते हैं। अच्छा जी, सॉरी, आ गया ये चीज। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपकी जो पसलियां हैं वो फैल जाती हैं, तो जब ये मसल सिकुड़ते हैं तो उसकी खिंचाव की वजह से पसलियों का जो रिब केज है वो बाहर की तरफ फैल जाता है। मुझे इसे ऐसे समझें जैसे एक अम्ब्रेला खुलते वक्त इसकी सलाखें बाहर की तरफ फैलती हैं, बिल्कुल इसी तरह पसलियां भी बाहर की तरफ जो है वो फैल जाती हैं ताकि सीने के अंदर मजीद जगह बढ़ सके। तो इसी दौरान डायफ्राम भी सिकुड़ता है और नीचे हो जाता है। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि ये डायफ्राम सिकुड़ कर और यहाँ पे नीचे की तरफ चला जाएगा, और जैसे ही ये डायफ्राम इधर आ जाएगा ऐसे, तो ये सारी की सारी स्पेस है वो भी बढ़ जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इन इन दो टकरावों की वजह से सीने के खिला का हुजम भी बढ़ जाता है। जाहिर है फिर उसका एरिया बढ़ गया तो सीने के अंदर जो उसका एरिया है वो भी बढ़ जाता है। इससे फेफड़ों के अंदर हवा का दबाव कम हो जाता है। जब स्पेस बढ़ जाती है, जब एरिया बढ़ जाता है, तो जब पसलियां फैलेंगी और डायफ्राम नीचे जाएगा तो सीने के अंदर खाली जगह यानी स्पेस वो बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, और बाहर की हवा फेफड़ों में दाखिल होती है, तो इससे फेफड़ों के अंदर हवा का जो दबाव है वो कम होता है और बाहर की हवा फेफड़ों में दाखिल होती है। क्योंकि सीने में जगह बढ़ जाती है, इसलिए फेफड़ों के अंदर प्रेशर कम होने की वजह से, और क्योंकि बाहर प्रेशर जो हवा का प्रेशर है वो ज्यादा होता है, तो इसलिए हवा ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ खींची चली जाती है। देखिए आप सो रहे हैं जैसे भी, तो हवा ऑटोमेटिकली वो अंदर आ रही है। तो यही वो प्रिंसिपल है, यही वो असूल है जो हम फिजिक्स में पढ़ते भी हैं कि हवा हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करती है। बिल्कुल वैसे जैसे बैलून को आप फैलाते वक्त हवा अंदर जाती है जहाँ खाली जगह होती है और फिर वो बाहर निकलती है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सहेलेशन की।
तो एक्सहेलेशन क्या है कि हवा को फेफड़ों से बाहर निकालना है एक्सहेलेशन। स्टूडेंट्स इसका कंपैरिजन आपको आना चाहिए, इनके अंदर क्या-क्या दोनों में चेंजिंग होती हैं, कंपैरिजन की फॉर्म पे आपको आनी चाहिए कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंस है, तो आपको करना आना चाहिए। यानी कि अब देखिएगा ना, इसमें डिफरेंशिएट आपको पता चलता जाएगा कि इसमें क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल फैलते हैं, लगता है ऐसे है जैसे इसमें सुगरते हैं और उसमें फैलते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्ट है। आपने अच्छे से देख लेना कि इंटरमसल जैसे ही फैलते हैं तो उनका जो है ना रकबा वो कम हो जाता है, देखते हैं इस वजह से पसलियां अंदर की तरफ दबती हैं। अब स्टूडेंट्स देखें कि इसमें होता क्या है कि अब यहाँ पर उल्ट हो रहा है, यानी इनहेलेशन में वही जो मसल हैं वो सिकुड़े थे, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मसल इंटरकोस्टल मसल फैलते हैं, पहला डिफरेंस ये होगा, इस वजह से पसलियां अंदर की तरफ दबती हैं। अब स्टूडेंट्स देखें जैसे ही इंटरकोस्टल मसल जो है वो फैलेंगे तो उनके फैलने की वजह से अब वो थोड़े से फैलेंगे तो उनकी वजह से जो है ना वो जो हमारी जीभ केज है वो अंदर की तरफ दबती हैं, तो इसी दौरान डायफ्राम भी फैलता है और ऊपर हो जाता है। अब डायफ्राम ये है, तो जैसे ही ये डायफ्राम ऐसे करके फैलेगा यानी कि उसका एरिया तो वो मजीद जो है ना वो एरिया अंदर का जो एरिया वो कम कर देगा। तो इन दो हरकत की वजह से सीने का खिला का हुजम जो है वो कम हो जाता है। तो जैसे फिर चूंकि पसलियां अब दब रही हैं, डायफ्राम ऊपर जा रहा है, तो इसलिए सीने के अंदर खाली जगह कम हो जाती है, तो इससे सीने के अंदर हवा का दबाव बढ़ जाता है और सीने की हवा बाहर निकल जाती है। जगह क्योंकि कम होने की वजह से सीने के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और फिर चूंकि अब अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा हो जाता है, इसलिए हवा खुद ब खुद बाहर की तरफ निकल जाती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर जो लिखी हुई है। तो बच्चों यही वजह है कि जब आप गुब्बारा जो बैलून है वो दबाते हैं ना, तो उसमें से भी हवा जोर से निकलती है, बिल्कुल वो भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क आ रही होती है। तो डायग्राम को हम देख लेते हैं कि इनहेलेशन की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ए पे क्या है, इनहेलेशन है। तो इनहेलेशन में स्टूडेंट्स ये देखें कि मैं इंसानी सीने का अंदरूनी हिस्सा दिखा रहा हूँ आपको, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि हवा अंदर दाखिल हो रही है यहाँ से। जैसे ही हवा अंदर दाखिल होती है स्टूडेंट्स, तो सबसे ऊपर जैसे ही हवा अंदर दाखिल हुई नाक के थ्रू, तो फिर क्या होता है कि ये हवा अंदर जा रही है, तो दाएं तरफ जो है ना वो लिखा हुआ है कि पसलियों का जाल कहाँ पर गया, ये पसलियों का जाल फैल रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि जो आपके एरो है येलो कलर के, वो बाहर की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी पसलियां फैल रही हैं। सबसे नीचे लिखा हुआ है कि डायफ्राम जो है वो नीचे हो जाता है, और तस्वीर में डायफ्राम नीचे की तरफ झुका हुआ दिखाया जा रहा है, ये देखें ना, ये भी ऐसे नीचे की तरफ हो रहा है। और इसमें क्या होता है कि अभी हमने जो जो पढ़ा वो सारा कुछ चेंजिंग यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है। तो सेकंड पे ये वाली डायग्राम देख लेते हैं, बी पे। तो बी पे है एक्सहेलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही सूरत हाल दिखाई है, लेकिन बिल्कुल बरक्स उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हवा बाहर निकल रही है। अब जब हवा बाहर निकल रही है तो क्या होता है कि यानी सांस की नाली से हवा बाहर की तरफ जा रही है। दाएं तरफ लिखा हुआ है कि पसलियों का जाल अंदर और नीचे की जानब जाता है, यानी कि जो एरो के निशान है वो भी अंदर की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी पसलियां सुकड़ रही हैं। और सबसे नीचे लिखा हुआ है डायफ्राम ऊपर उठता है, तो ये आपने जो है ना वो सारी चीजें याद करनी है हमें कंपैरिजन के फॉर्म में। तो फिर डायग्राम आपको डायफ्राम ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है। तो इन दोनों तस्वीरों को साथ साथ देखने से साफ पता चलता है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक मिरर इमेज की तरह है, जो एक में फैलता है और दूसरे में सुकड़ता है, और जो एक में नीचे जाता है वो दूसरे में ऊपर जाता है। तो आपको ये कंपैरिजन आना चाहिए, एक अच्छे से याद रखिएगा, बाकी दूसरे में उसके बिल्कुल बरक्स चीजें हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं, आगे है आपकी द रेट ऑफ ब्रीथिंग। अब सर जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है, अभी तक हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन देखे। अब एक और क्वेश्चन आता है हमारे जहन में कि हम एक मिनट में कितनी दफा सांस लेते हैं और क्या ये रफ्तार हमेशा एक जैसी रहती है। चले समझते हैं उसको भी। रेट ऑफ ब्रीथिंग में आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझ आ जाएंगी कि इंसान में नॉर्मल हालात यानी आराम के वक्त सांस लेने की रफ्तार 16 से 20 मतलब 3 मिनट है। अब ये सारा का सारा आता है एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आम हालात में यानी जब आप आराम से बैठे हैं या लेटे हुए हैं, एक सेहतमंद इंसान 1 मिनट के अंदर तकरीबन आपको कह रहे हैं 16 से 20 मरतबा सांस लेता और छोड़ता है। हैरानकुन बात यह है, जरा इमेजिन करें, अगर आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी सांसें गिने तो आपको तकरीबन 16 से 20 बार सीना ऊपर और नीचे होता हुआ नजर आएगा, और ये सब कुछ आपको महसूस भी नहीं होता। तो मुशक्कत या सख्त काम के दौरान मसल ज्यादा रफ्तार से सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब हम कोई मुशक्कत वाला काम करते हैं, जैसे दौड़ना हो गया या कोई भारी चीज उठाना हो गया, तो हमारे मसल ज्यादा तेजी से सेलुलर रेस्पिरेशन करने लगते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन अगर आपको बताऊं वो प्रोसेस है जिसमें सेल्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन इस्तेमाल करके एनर्जी बनाते हैं। आप ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि दिमाग में मौजूद रेस्पिरेटरी सेंटर खून में कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मकदार को महसूस करता है, यानी ब्रेन के अंदर एक खास जगह होती है जिसे रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। ये ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मकदार को फौरन पहचान लेता है। इसे ऐसे समझें कि जिससे किसी घर में एक स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ हो, जैसे ही धुआं बढ़ेगा तो वो फौरन अलार्म को अलर्ट कर देगा, अलार्म बजा देगा। बिल्कुल इसी तरह रेस्पिरेटरी सेंटर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने पर फौरन अलार्म बजा देता है। तो फिर क्या होता है कि ये रिब्स के मसल्स और डायफ्राम को तेज रफ्तार से पैगामात भेजता है, रिब्स के मसल्स को, डायफ्राम को। इसके बाद जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, वो आपके पट्ठों यानी मसल्स को और डायफ्राम को
पैगाम भेजता है कि वो तेजी से काम करना शुरू करें, और इन मसल्स के सिकुड़ने और फैलने की रफ्तार बढ़ जाती है। तो नतीजा क्या निकलता है कि तनफ्फुस की रफ्तार अपनी आम हालत जैसे 16 से 20 ऊपर बढ़ गए हैं, उससे बढ़कर 30 से 40 मरतबा फी मिनट तक हो सकती है। ये आपने दोनों जो वैल्यूज हैं वो आपने अच्छे से देखनी है। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आपको बन सकता है कि तनफ्फुस की रफ्तार आपकी जो मुशक्कत या सख्त काम करने के दौरान जो है वो क्यों बढ़ जाती है। तो आपको ये आना चाहिए, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा इसके बारे में लिखना होगा। तो एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि आराम की हालत में आपकी नॉर्मल जो आपकी एक रफ्तार है वो कितनी है। तो 16 से 20 मरतबा फी सेकंड। और पूछा जा सकता है कि जो काम के दौरान 30 से 40 मरतबा फी मिनट तक हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, एक दिन में तनफ्फुस से, ये जो साइड टेबल इसको भी देख लेते हैं कि तनफ्फुस से आधा लीटर पानी हमारे जिस्म से निकलता है। और फिर क्या होता है कि पानी के वो बुखारात होते हैं जो हम शीशे पर सांस निकाल कर देख सकते हैं। यानी बच्चों, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम सिर्फ हवा ही सांस के जरिए खारिज नहीं करते, बल्कि रोजाना तकरीबन आधा लीटर पानी भी बुखारात की सूरत में हम सांस के जरिए जिस्म से निकाल रहे हैं। हैरानगी वाली बात है ना। आपने कभी सर्दियों में शीशे पर सांस छोड़कर देखा है, वो एक धुंधला सा निशान बन जाता है ना, वही दरअसल आपके जो सांस के निकलने वाला, सांस से निकलने के साथ निकलने वाला पानी के बुखारात होते हैं, जो ठंडे शीशे पर जम जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। तो तनफ्फुस के जरिए जिस्म से पानी कैसे खारिज होता है, ये भी आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस टेबल की। तो स्टूडेंट्स, एक अब एक बहुत ही जो है ना वो एक यहाँ पे जबरदस्त टेबल देखते हैं जो हमें बताती है वैल्यूज के, जो हवा हम अंदर लेते हैं और जो हवा हम बाहर निकालते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है। आइए एक करके इसको, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं और देखते हैं कि सांस लेने के दौरान अंदर दाखिल होने वाली और बाहर खारिज होने वाली हवा का जो कंपैरिजन है वो हम करते हैं। कि ऑक्सीजन, सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑक्सीजन की जो मकदार है वो अंदर जा रही है 21 जो परसेंटेज है, और जो बाहर निकली है वो 16% है। यानी हवा, जो ऑक्सीजन की मकदार है वो अंदर दाखिल होने वाली हवा में 21% होती है, और जब हम बाहर खारिज कर रहे होते हैं तो ये 16% रह जाती है। इसी की वजह से बिल्कुल जो है ना, वजह इसकी सीधी सी है कि हमारा जिस्म अंदर जाने वाली हवा को क्या करता है कि हमारा जो जिस्म है वो अंदर लेके जाने वाली हवा को कुछ ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेता है, और इसलिए वापस निकलने वाली हवा में ऑक्सीजन कम रह जाती है। तो ये आपका हमसे कुछ पूछा जा सकता है। इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है वो, यानी कि अंदर ले जाने वाली 0.04 है और बाहर निकलने वाली 4% है। ये वैल्यूज आपको जहन में रखनी चाहिए आपको, कि अंदर ले जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.04%, यानी कि बहुत कम होती है, लेकिन बाहर निकलने वाली वो 4% हो जाती है। ये भी बिल्कुल उल्टा असूल है, जिस समय ऑक्सीजन इस्तेमाल करके उसके बदले में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, तो इसलिए वापस ही निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है। ये भी आपके एमसीक्यू बन सकता है। उसके बाद नाइट्रोजन की मकदार जो है वो 79% दाखिल हो रही है और 79% ही वापस निकल रही है। तो इसमें कोई फर्क नहीं आता। इसकी वजह यह है कि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, यानी ये बॉडी में किसी से रिएक्शन में यानी कि इंटरफेयर नहीं करती, वो किसी में हिस्सा नहीं लेती, इसलिए ये बगैर किसी तब्दीली के अंदर आ जाती है और इसी मकदार में वापस बाहर निकल जाती है। तो पानी के बुखारात भी कह रहा है कि काबिल तगय्युर और जो सैरशुदा, यानी कि जो आपकी है ना पानी के बुखारात, अब अंदर जाने वाली हवा में पानी के बुखारात काबिल तगय्युर यानी बदलते रहते हैं ना, मौसम पर डिपेंड करते हैं। जबकि बाहर निकलने वाली हवा में ये हमेशा सैरशुदा यानी मुकम्मल भरी हुई सैचुरेटेड होती है। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है यानी कि सैरशुदा कि हवा में पानी के बुखारात की ज्यादा से ज्यादा जो मुमकिन मकदार है वो मौजूद है, मजीद कोई खाली जगह नहीं है। यही वजह है हमारी सांस हमेशा मॉइस्ट होती है, चाहे बाहर का मौसम कितना ही खुश्क क्यों ना हो। फेफड़े सांस को हमेशा पानी के बुखारात से बचकर ही बाहर भेज रहे होते हैं। उसके बाद टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो ये अंदर दाखिल होने वाली हवा काबिल तगय्युर है और बाहर खारिज होने वाली हवा करीबन जिस्मानी टेम्परेचर के बराबर होती है। यानी हैरानकुन बात यह है कि चाहे आप बर्फ जैसी ठंडी जगह में सांस लें या गर्म सहरा में जाकर सांस लें, जब हवा आपके फेफड़ों से वापसी निकलती है ना, तो वो हमेशा आपकी बॉडी टेम्परेचर के बराबर होकर ही निकलती है। यानी जिस्म इस हवा को खुद गर्म कर देता है, अगर चाहे आप ठंडे इलाके में क्यों ना हो। तो गिर्द के ज़रात जो है वो भी काबिल तगय्युर हम अंदर लेके जाते हैं और करीबन कोई नहीं बाहर निकालते हैं। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट कि जो हमारे पास गिर्द के ज़रात हैं, अंदर जाने वाली हवा में गिर्द के ज़रात काबिल तगय्युर होते हैं माहौल के मुताबिक, जैसे जिसे कहते हैं कि डस्ट पार्टिकल, लेकिन बाहर निकलने वाली हवा में तकरीबन कोई नहीं होते हैं डस्ट पार्टिकल। हैरानकुन बात यह है कि यही वजह है कि हमारे नाक और सांस की नाली फिल्टर का काम भी करती है। जैसे जैसे हवा अंदर जाती है, रास्ते में मौजूद हमारे एयर होते हैं, हमारे म्यूकस सिस्टम होता है सारा, वो क्या करते हैं कि डस्ट पार्टिकल को फंसा लेते हैं और इसलिए वापस बाहर निकलने वाली हवा को साफ कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपने बहुत अच्छे से इसको देखना है, समझना है, और इसके बाद में अगर आपको जो है ना विजुअलाइज करवाऊँ डायग्राम के थ्रू, तो आपको जो है ना बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ना एक डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ, और ये चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपको तस्वीर से समझते हैं, आपको पूरा जो आप पढ़ के आ चुके हैं इसको आप समराइज कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप दाएं तरफ दो इंसानी जो बॉडीज हैं वो दिखाई गई हैं। पहला है नॉर्मल कंडीशन में, जिसके नीचे लिखा हुआ है कि सांस की रफ्तार 16 से 20 मीटर है, 1 मीटर है जो इसको जो मेजर कर रहा है, जिसकी सुई दरमियान में है, और नीचे लिखा हुआ है कि ये आराम की कंडीशन है। इसके साथ दूसरी बॉडी दिखाई गई है जो दौड़ रहा है, जिसके नीचे लिखा हुआ है कि वर्जिश या सख्त काम जो है वो कर रहा है, तो इसकी सांस की रफ्तार जो है वो बढ़ गई है।
मीटर की सुई भी आपको बता रही है। तो देखें ये मीटर बिल्कुल कार के स्पीडोमीटर की तरह है, जितनी ज़्यादा मशक्कत उतनी ही ज़्यादा सांस रफ्तार की सुई आगे बढ़ती जाएगी। अब इसके बाद आता है दिमाग, जो है हमारा उसका रेस्पिरेटरी सेंटर का कंट्रोल। अब ये पार्ट है जहाँ दिमाग में एक नुक्ता दिखाया गया है कि जिससे दिमाग का रेस्पिरेटरी सेंटर कहा गया है, ये वाला जो आपको ब्लू कलर का शो हो रहा है। जैसे दिमाग का रेस्पिरेटरी सेंटर इसको कहते हैं, और इससे नीचे तीर जो है वो नीचे की तरफ पसली और डायफ्राम तक जा रहे हैं। और इससे क्या होता है कि जिन पर लिखा हुआ है कि तेज रफ्तारी के ये सारे सारे पैगामात, मैं आपको अगर पेंसिल से हाईलाइट भी करता जाऊँ, ये एरोज निकल रहे हैं। अच्छा, ये तेज रफ्तारी के पैगामात हैं, यानी यही वो सिग्नल हैं जो ब्रेन मसल को भेजता है ताकि वो तेजी से काम करें। और फिर आखिर में दाएं तरफ जाना, वो आपको बताया जा रहा है कि ये गैसों का तबादला होना शुरू हो जाता है। और गैसों का तबादला यहाँ नीचे देखें, एक जो ब्लड की नाली है और एल्वियोलस है, यानी कि हवा की थैलियाँ, उनके दरमियान तबादला होना शुरू हो जाता है। बाएं तरफ जो ब्लू कलर के आपको ज़राअत के साथ लिखा होता है ऑक्सीजन इतने परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इतने परसेंट है, यही वो हवा के अंदर दाखिल हो रही है और फिर जो है ना वो बाहर निकल जो होती है, कितनी वहाँ होता है, टेबल में भी देखा है। तो ये डायग्राम बिल्कुल वैसे ही दिखा रहा है जैसे एक डिलीवरी और पिकअप का निज़ाम हो। जो आपका ब्लू कलर है वो ऑक्सीजन को डिलीवरी कर रहा है, और जो रेड कलर है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करके बाहर लेके जा रहा है। यही वो टेबल है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर एक डायग्राम की जरूरत मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो यहाँ से जो है ना वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इस टेबल से। बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन इतना नहीं है इंपॉर्टेंट कि एमसीक्यू यहाँ से वैल्यूज हैं, तो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। आपने इसको अच्छे से बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेना है।